हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो ज़रूरी बातें जो आपके साथ शेयर करनी है वो यही रहने वाली है कि DDA-JEE का जो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वही हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका नोटिफिकेशन पूरा रहने वाला है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा। तो सिलेबस तो वही है, थोड़ा सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है। बाकी जो पैटर्न रहेगा वो 80/40 का रहेगा, मतलब 80 आपका टेक्निकल रहेगा और 40 आपका नॉन टेक पेपर रहने वाला है। एग्जाम डेट आपको पता ही है, सितंबर से आपका अगस्त सितंबर के बीच में आपका हो जाएगा। नॉन टेक में क्या आपको क्या पढ़ना है, वो नॉन टेक में आपको वही पढ़ना है। इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, GK GS पढ़नी है, 10-10 नंबर का। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको हम आगे बताने वाले हैं और कुछ नोटिफिकेशन उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है और क्या इसका सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फिर आगे देखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें आपने सब लोग देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह है, डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 3 जून से आपका ये 10 बजे से आपका सुबह अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो इसकी है आपकी 2 जुलाई है। ठीक है, और जो टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है स्टेज 1 का, स्टेज 1 जो आपका होगा वो आपका अगस्त से सितंबर के बीच में होगा, मतलब 1 से लेकर के सितंबर, मतलब 2 महीने के बीच में। अभी आपका हो सकता है ये आपका जुलाई में भी, अगस्त में भी हो सकता है या आपका सितंबर में भी हो सकता है। तो ये आपका पास टाइम है। तो अगर आपसे देखा जाए तो आपके पास पूरा पूरा जो है जून का टाइम है और जुलाई 2 महीना टाइम है, अगस्त के अंदर नहीं हो तो 3 महीने का आपके पास टाइम है। और सितंबर में हो सकता है 14-15 सितंबर में एग्जाम आपको हो, पर आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है। तो 3.5 महीना आप लग करके अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन के दावेदार होंगे। ठीक है, 3-4 महीने का आपका समय है। तो अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है ये आपकी जो है 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अलग इसका क्वालिफिकेशन है। पर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके जूनियर इंजीनियर सिविल का पद है वो आपका कितना यहाँ पे रहने वाला है, देखते हैं। कुछ यहाँ पे नॉन टेक पद भी हैं। ठीक है, ये हमारा सिविल का पद यहाँ पे है, जूनियर इंजीनियर सिविल का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल लगभग 236 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। कितनी पोस्ट है भाई? तो टोटल 236 पोस्ट आपकी यहाँ पे है। ठीक है, ये आपकी 236 पोस्ट है। और UR की अगर बात करें तो UR की 98 यहाँ पे है और EWS की 23 है, SC की 35 है और 38 शायद आपकी ST की है। OBC की 62 सीटें हैं, मतलब OBC कैटेगरी में आपकी 62 सीटें हैं। तो इसको देख करके आपका ये पद हो गया यहाँ पे। ठीक है, और सर्वेयर का भी यहाँ पे कुछ पद है, पटवारी का भी नॉन टेक के पद पे रहने वाली हैं। तो एक अच्छा खासा मौका है, दोबारा DDA ने आपको मौका दिया है। तो अभी आपने इससे पहले एग्जाम दिया ही था DDA के अंदर, तो उसमें क्या कमी हुई, आपका नॉन टेक कमज़ोर था या क्या चीज़ रहने वाली थी, आप उस पर काम करके आगे फर्दर आपको एक मौका मिल रहा है। क्योंकि उसके बाद ये वैकेंसी दोबारा हमें लगता है 27-28 के आसपास ही आएगी, इधर नहीं आने वाली है। तो एक अच्छे मौका है, इसको अच्छे से भून दीजिए और अपने सिलेक्शन को यहाँ पे कर लीजिए। अब आगे नोट क्या है, यहाँ पे नोट में लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेट एबव में इंक्रीज, मतलब जो वैकेंसी आपकी है वो आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, आपकी डिक्रीज भी हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेट एबव में इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ reduce to zero depending upon requirement and availability of non-availability of vacancy due to one of another reason. No notification conventum shall be issued by or any such change, मतलब कि वैकेंसी आपकी और बढ़ भी सकती है और आपकी घट भी सकती है। इसके बारे में यहाँ पे बातें दे रखी हैं। वैकेंसी और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वो आपका जो रहने वाला है वो आपका भाई ये रहने वाला है, इसको ध्यान देखना कि द OBC कैंडिडेट, 2 OBC कैंडिडेट आपके हैं अप्लाइंग अगेंस्ट द नोटिफिकेशन मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमिलियर, मतलब जो अपने OBC नॉन क्रीमिलियर की पोस्ट होगी, सॉरी मतलब OBC आपकी जो सर्टिफिकेट होगी जो कि बेस होगी आपका इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2021-22, 21-21 के बेस पे होनी चाहिए, मतलब कि प्रीवियस साल के बेस पे आपकी होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए। पर जो डेट ऑफ इशू ऑफ OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बिटवीन 1/4/23 टू 2/7/23 इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेट आर इन फॉर्मेट ओनली। मतलब समझ रहे हैं कहने मतलब क्या है, ये कहने मतलब आपको कह रहा है कि आपकी जो आपका जो मतलब OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका OBC सर्टिफिकेट जो होना चाहिए किसके बीच में होना चाहिए, वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ 1/4/2023, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 के बाद की होना चाहिए। और कब तक होनी चाहिए? 2/7/23 मई जून जुलाई
मतलब कि इनके बीच में इशू होना चाहिए, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट इशू हो वो अप्रैल मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए। और 2/7/23 ये 2/7 क्या है, ये इसका नोटिफिकेशन का लास्ट मतलब कि लास्ट डेट है कि इस दिन आपका फॉर्म जो है फाइनली जो है सबमिट होना चाहिए इस दिन तक, मतलब कि क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की ये। और सेम हूबहू यही बात जो है उसके बारे में कह रखा है, जो सेम बात है यही बात उसने कह रखा है किसके लिए, तो यहाँ आप देख लीजिए वही सेम बात कर रखा है EWS के लिए। आपकी जो EWS की होनी चाहिए, यहाँ रखा है कि ए कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब EWS रिजर्वेशन ओनली इन केस द कैंडिडेट मीट द क्राइटेरिया इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज पोसेशन ऑफ ए रिक्वेस्टिंग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड द सर्टिफिकेट सेल बी वैलिड फॉर 2023-24। और डेट ऑफ इशू EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू बिन 1/4/23 टू 2/7/23 मतलब समझ रहे हैं कि 1/4/23 के बाद ही आपकी और इशू होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास जनवरी फरवरी मार्च का तो वैलिड नहीं होगा, अगर आपका वैलिड नहीं होगा तो आपको फिर से जो है इसको लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ बातें क्या है, SC ST के लिए क्या रखा है, और यहाँ पे रखा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर दे शुड आल्सो, यहाँ पे लिखा दे शुड आल्सो बी इन पोसेशन ऑफ ऑल द रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम एज स्टिपुलेटेड इन द रूल एंड नोटिस सच बेनिफिट बाय द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉलोइंग which his or candidate shall be rejected outrightly even though he she qualify the competitive exam conducted by requirement। अगर जिसका भी इसके बीच में डेट ऑफ रिसिट के बीच के पहले का नहीं होगा, मतलब नहीं नोटिस फाइलिंग करेगा, तो वो उसकी कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो भाई लोग जिसके पास नहीं है वो अपना क्रूशियल डेट के अंदर का बनवा लीजिए, अदरवाइज़ आपको जो है कोई भी चीज़ें मतलब जो है आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो इस बात को ध्यान रख के आप लोग जल्दी से जल्दी अपना ये काम करवा लीजिए, ठीक है। तो ये बातें जो बहुत ज़रूरी थी इसके बारे में। और इसमें इस बार फ़ोटो वगैरह के बारे में सब कुछ नहीं दे रखा कि हाँ आपकी फ़ोटो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए, प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस स्क्राइब, ये फिजिकल जो होंगे उनके लिए बातें की गई यहाँ पे। और आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से कोई एक चीज़ तो आपका होना चाहिए एग्जाम के समय पे। क्या रखा, इफ सब्सिक्वेंटली इट इज फाउंड दैट द क्वालिफिकेशन इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट सेल्फ फॉरफिट हिज राइट टू पोस्ट क्लेम रिलेटिंग थ्रेड टू। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलशिप ये आपके पास होनी चाहिए। फिर आपका एज लिमिट के बारे में है, एज लिमिट अगर आप 27 साल से ज़्यादा के हो गए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कि अगर आप SC ST करेंगे उनको 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, और PWD को 10 साल का मिलेगा, और कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 15 साल का उसको मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है डिपार्टमेंट के। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अगर जिस भी पोस्ट के अगर एक्सपीरियंस वगैरह लगेगा या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा तो वो आपका सब कुछ 2/7/23 के पहले पूरा हो जाना चाहिए, मतलब कि जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप होने की तो उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं भैया अपेयरिंग में अगर हम फॉर्म भर सकते हैं तो 2/7/23 के पहले अगर फॉर्म भर सकते हो, ठीक। क्रूशियल डेट जो 2/7/23 है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, तो एप्लीकेशन फ़ी भैया जो है आपकी 1000 की है। और अगर बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करते हैं इस बारे में आपको पता ही होगा, अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वही आपको बात है कि एक बात ध्यान रखना कि अब जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ हो सकता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे बता दिया है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपका जो होगा द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड प्रेफरली एट द सेंटर लोकेटेड इन दिल्ली NCR में होगा। लार्ज नंबर एप्लीकेशन आर रिसीव ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी अपोज देन DTA एडिशनल होल्डिंग सब अदर सीरीज आल्सो। अगर मान लो लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा पड़ जाएगा तो फिर लोग अदर रीजन में भागेंगे, अदरवाइज़ यहीं पे आपको मिल जाएगा दिल्ली के अंदर ही सेंटर।
और यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में रखा है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा जूनियर इंजीनियर सिविल का, अगर हम देखें तो जूनियर इंजीनियर सिविल का जो होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क के लिए रहेगा, 120 क्वेश्चन भी रहेगा और सेम वही जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये सब कुछ रहने वाला है और आगे बढ़ते हैं। और सारी बातें यहाँ पे इस तरीके से रहने वाली हैं। आगे और भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बताने लायक हो, पर यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ वही एक चीज़ था कि अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो आप लोग उसको ज़रूर बनवा लीजिएगा। हाँ, बस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में अगर हम बात करते हैं जूनियर सिविल की, सिविल का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ये रहा आपका जूनियर सिविल का सिलेबस। ये एक सिलेबस है जिसके अंदर इस बार जो है आपको बिल्डिंग मटेरियल, एक सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग मटेरियल होगा, फिर आपका एस्टिमेटिंग कास्टिंग दूसरा सब्जेक्ट होगा, फिर आपका जो है इसी के अंदर आपको जो है सर्वेइंग थर्ड पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको जो चौथा नंबर पे आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, फिर आपको जो पढ़ना है यहाँ पे 5वें नंबर पे हाइड्रोलिक्स पढ़नी है, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे आपको इरिगेशन पढ़नी है 6 नंबर पे, ट्रांसपोर्टेशन आपको 7 नंबर पे पढ़नी है, फिर आपको पढ़ना है इस बार ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ना है, इस बार आपको इन्वायरमेंट 8वें नंबर पे पढ़नी है, फिर आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 9 नंबर पे पढ़नी है, फिर आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको 10 नंबर पे पढ़नी है। तो ये आपको 10 सब्जेक्ट इस बार पढ़ना पड़ेगा। और नानटेक के अंदर भाई वही ORCT डिज़ाइन 11। तो ये आपको और बाकी रीजनिंग भी आपको 10 नंबर की आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी आपको 10 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस आपकी 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज आपकी 10 नंबर की आएगी। तो अब इनमें देखो रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं दिया, इंग्लिश का कोई टॉपिक नहीं दिया, पर जिन टॉपिक से क्वेश्चन इस बार जैसे 18 में एग्जाम हुआ था, 18 में एग्जाम हुआ था, फिर आपका 22 में एग्जाम हुआ, तो जिस टॉपिक पे आया था क्वेश्चन उसी के आसपास था, मैंने उसको पूरा लिख के दिया था आप लोगों को। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे और प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे अगर देखोगे प्लेलिस्ट में तो एक DDA 022 करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें अलग अलग इंग्लिश की अलग बनी है, सॉरी रीजनिंग की अलग बनी है, GK की अलग बनी है। पर आप जब देखोगे वहाँ पे तो आपको सबका अलग अलग मिल जाएगा कि रीजनिंग में कितना पढ़ना है। पर अगर आप कहोगे तो इसी वीडियो के बाद मैं 2-4 वीडियो और बना दूंगा, अलग अलग रीजनिंग में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, या जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इस बात को ध्यान करके आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिन भाई लोगों का पास नहीं है अभी वो बना हुआ तो वो लोग ज़रूर बनवा लेंगे। और जो है ज़रूर भी जिसका भी नहीं बना अभी वो मतलब OBC सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के अंदर आपका नहीं है तो आप लोग उसको बनवा लीजिए, ताकि उससे क्या होगा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा रखा है। इस बार फोटो वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना फोटो सिग्नेचर। बस ध्यान रखना फोटो ज़्यादा पुरानी ना हो, बस विदिन 3 मंथ की हो, नई फोटो पर डेट वगैरह कुछ ऐसी बात मेंशन नहीं है। तो आराम से चिल होकर आप लोग अपना फार्म 3 जून से भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। हो सकता है 1-2 दिन रुक जाइएगा, बाद में भरना स्टार्ट करें, ताकि तो कुछ लोग भर दें और कुछ भी जानकारी हो आपके पास शेयर कर सकूँ, बता सकूँ आपको कि क्या कैसे है। तो 2-3 दिन बाद ही भरना, क्योंकि जुलाई तक आपके पास टाइम रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।